शोभा किचन में थी, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी बेटी मुस्कान फ़ोन लेकर आती है और कहती है, मम्मी ये लो, शारदा मौसी का फ़ोन आ रहा है। फ़ोन लेकर शोभा ने जैसे ही हेलो किया, उधर से आवाज़ आई, हेलो शोभा। हाँ दीदी, कैसी हैं? अरे शोभा, अब मत ही पूछ, पल्लवी का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है, समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी आप चिंता न करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊँगी। आखिर हमारी बेटी पल्लवी का विवाह है। बड़े ही सहजता से शोभा अपनी बड़ी बहन शारदा की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 8 साल की बेटी मुस्कान भी उसके साथ आ गई थी। शोभा के पति संजय अपने बेटे कार्तिक की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। शोभा को आया देखकर शारदा ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। शोभा ने चाय का प्याला उठाया। कप का टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया कि वह चाय न पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी बेटी मुस्कान से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। काम वाली का भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो वह भी, उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह के 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। शारदा ने सफाई देते हुए कहा। शोभा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी और मुस्कान खेलने में लग गई। शोभा भी शारदा के साथ विवाह के कार्य में मदद करने में जुट गई। कुछ दिन बाद शोभा की मझली दीदी सरस्वती भी आ गई। उसे देखते ही शारदा और शोभा की खुशी का सीमा नहीं रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी? मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पतिदेव से कहा कि बेटे की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आना, मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें पल्लवी के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। शारदा ने काम वाली को आवाज़ दिया, 3 कप चाय बना के देना और हाँ, नए कप में लाना। फिर सरस्वती की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। शारदा दीदी की बात सुनकर शोभा के मन में कुछ दरक गया। नन्ही मुस्कान के कान भी खड़े हो गए और वह अपनी माँ शोभा की तरफ देखने लगी। सरस्वती दीदी के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर शोभा को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही शारदा दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर सरस्वती दीदी के आते ही उन्होंने दूसरे कप निकालने का आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात कह वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था कि वह वहाँ से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। शोभा तीनों बहनों में छोटी थी। शारदा और सरस्वती के विवाह संपन्न परिवार में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर बर ढूंढा और विवाह कर दिया। यद्यपि उसके पति संजय की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उसके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है कि संजय के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते थे।
स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था और न ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते थे, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट नहीं खराब होगा? हमेशा की तरह इस बार भी शारदा और सरस्वती गपशप मारने लग जाती और शोभा काम में लगी रहती। अगर वह समय निकाल कर उनके पास बैठती तो थोड़ी देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी बेटी मुस्कान ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। मुस्कान की बात सुनकर वह चौंकी, पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर मुस्कान की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगीं। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज़ दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कुछ काम करने के लिए कहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? पर इस बार बात कुछ और ही थी, जो उसे बार बार चुभ रही थी। न चाहते हुए भी दीदी का सरस्वती के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता, वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह बिल्कुल मतलब ना हो। जो वह सोच रही थी, आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी? सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं चल पाता है, चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना, चाहे मिठाई के डिब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी इस पर ही थी। पल्लवी भी अक्सर उससे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या यह चूड़ियाँ, पर्स और सैंडल मैच कर रही है या नहीं। विवाह की ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग तो पल्लवी ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मी और सरस्वती मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो नहीं जा सकती, फिर लेने का क्या फ़ायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी सी छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि पल्लवी का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घाव पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी बढ़ती ही जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ़ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था, व्यर्थ ही जल्दी आ गई, काम तो सारे होते ही, कम से कम यह मानसिक तनाव तो न झेलनी पड़ती। अरे शोभा, जरा इधर आना, शारदा ने आवाज़ लगाई। देख, यह सेट सरस्वती लाई है पल्लवी को देने के लिए। शोभा के आते ही शारदा ने सरस्वती का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। शोभा ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2.5 लाख रुपए का है। सरस्वती ने अपना रौब दिखाते हुए सबसे कहा, मौसी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? वहीं खड़ी पल्लवी ने शोभा की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। सरस्वती का यह वाक्य सुनकर शोभा का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट व बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर पल्लवी के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर पल्लवी खुशी से बोली, वाह मौसी, आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट तो बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसे ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। पल्लवी की बात सुनकर शोभा के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार पल्लवी को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। शादी खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए।
शोभा भी धीरे धीरे सब भूलने लगी थी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे ही पल्लवी के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। ना ही दीदी आई और ना ही उसने प्रयत्न किया। बस फोन पर ही बात हो जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बेटे कार्तिक को आईआईटी में बेंगलोर में दाखिला मिल गया और मुस्कान 12वीं में आ गई। इसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ उसके पति संजय के प्रमोशन होते गए। अब वे मैनेजर बन गए थे। एक दिन शारदा दीदी का फ़ोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है। मैं भी आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही थी, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से शोभा उनके आने का इंतज़ार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। एक कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली। वह रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजा जी की पसंद की मलाई कोफ्ता व पनीर भुर्जी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजा जी की खातिरदारी का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। पर न जाने क्यों मुस्कान को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजा जी दीदी को ड्रॉप करके यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है शोभा, मैं निकलता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी, तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो। बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। शाम को तो संजय भी ऑफिस से आ जाएंगे। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे घर को भी तूने बहुत ही सलीके से सजा रखा है। सबसे ज़्यादा उन्हें मुस्कान का कमरा बहुत पसंद आया। जब तक मुस्कान ने नाश्ता लगा दिया, नाश्ते के बाद मुस्कान चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। शारदा उस कप को देखकर चौंकी। शोभा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उससे पहले ही मुस्कान ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर पल्लवी दीदी के शादी में आपने मेरी मम्मी को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रहीं, जबकि सरस्वती मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी तब से मेरे मन में यह बात रह रहकर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, टूटे फूटे बर्तन तो हम अपने घर में रखते ही नहीं हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों ना हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। यह सब सुनकर शारदा चुप रह गईं। अपने इस बर्ताव के लिए शारदा जी इतनी शर्मिंदा थीं कि उन्होंने अपना सिर तक नहीं उठाया और चुपचाप मुस्कान की बातें सुनती रहीं। बाद में वह मुस्कान के कमरे में गईं और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं ना समझ थी। मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चों बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात का वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट के रिश्तों की परवाह न करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। मुस्कान, मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा कहते हुए उन्होंने मुस्कान को गले से लगा लिया। जहाँ शारदा अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं शोभा मुस्कान के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहकर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़कपन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से
भी वो वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिरकार आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी बेटी मुस्कान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा न होता तो मुस्कान सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में न झुकती। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर